नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 7 यानी भारतीय रंगमंच इंडियन थिएटर पर चर्चा करेंगे। भारत में थिएटर की परंपरा कितनी पुरानी और कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि दुनिया के जो सबसे पुराने एम्फी थिएटर्स के सबूत मिले हैं वो भारत में है। सिताबेंगा और जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में। हाँ, ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है कि उस जमाने में भी लोग एक जगह इकट्ठा होकर नाटक देख रहे थे। ये कहानी, ड्रामा, एक्टिंग, ये सब तो हमारे कल्चर में रचा बसा है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात नहीं है। हमारी जो पूरी साहित्यिक परंपरा है वो भी इसकी गवाही देती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसे सिर्फ किताब कहना इसकी तौहीन होगी। ये भारतीय ड्रामाटर्जी, परफॉर्मेंस आर्ट्स का फाउंडेशन है, एक तरह का संविधान है। अच्छा। और इसके पीछे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक समय जब देवता भी सांसारिक चीजों से ऊब गए थे, तो ब्रह्मा ने उनके मनोरंजन के लिए एक नया 5वां वेद बनाने का फैसला किया। 5वां वेद? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। उन्होंने ऋग्वेद से शब्द लिए, रेसिटेशन लिया, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और जेस्चर्स, और अथर्ववेद से रस यानी इमोशंस। वाओ! इन चारों के सार को मिलाकर उन्होंने नाट्यवेद की रचना की। यानी थिएटर को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि का दर्जा दिया गया था। एक तरह से डिवाइन सैंक्शन मिल गया था कला को। बिल्कुल। और ये कोई आज की रचना नहीं है। नाट्यशास्त्र 200 बीसी से 200 एडी के बीच लिखा गया था। और इसकी गहराई देखिए, इसमें 1 एक्ट वाले नाटक से लेकर 10 एक्ट वाले नाटकों तक की पूरी संरचना दी गई है। सब कुछ? अभिनय, नृत्य, संगीत, मंच का डिजाइन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, परफॉर्मेंस आर्ट का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे भरत मुनि ने छुआ ना हो। ओके, तो इसे जरा और समझते हैं। ये जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है, इसकी शुरुआत ये कैसा था? क्या ये सिर्फ डायलॉग थे या कुछ और भी था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा डायनामिक था। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, बल्कि संगीत, नृत्य और अभिनय का एक कंकॉक्शन था। हाँ। असल में नाटक शब्द की जड़ ही नट शब्द में है, जिसका मतलब होता है डांसर। हाँ। तो नृत्य और संगीत तो उसकी आत्मा थे। अच्छा। इसीलिए नाटक के लिए रूपक, दृश्य काव्य, प्रेक्ष्य काव्य जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते थे। कुछ ऐसा जिसे सिर्फ सुना ना जाए बल्कि देखा और अनुभव किया जाए। एक कंप्लीट ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस। पर नाटकों के प्रकार भी तो होते होंगे, सब एक जैसे तो नहीं होते होंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मुख्य रूप से 2 प्रकार थे। पहला था लोकधर्मी। लोकधर्मी? हाँ, इसे आप आज की स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्मों जैसा समझ सकती हैं, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत रियलिस्टिक चित्रण होता था। आम लोगों की भाषा, उनके कपड़े, उनकी समस्याएं, सब कुछ असल जिंदगी जैसा। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चैटर्जी की फिल्में होती थीं। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण हुए। और दूसरा प्रकार था नाट्यधर्मी। ये इसका ठीक उल्टा था। तो लार्जर देन लाइफ। एग्जैक्टली। जैसे संजय लीला भंसाली की फिल्में, जिसमें नरेशन बहुत स्टाइलाइज्ड होता है, सिंबॉलिज्म का भरपूर इस्तेमाल होता है, सब कुछ ग्रैंड स्केल पर होता था। Here's where it gets really interesting. तो सबसे पहला संस्कृत ड्रामा किसे माना जाता है? हमारे पास कोई नाम है? हाँ, जो पहला मुकम्मल उदाहरण हमारे पास है वो है बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष का सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण? जी, ये 9 अंकों का एक नाटक था और इसे क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का पहला ज्ञात उदाहरण मानते हैं। इनके बाद आए भास, जिन्होंने 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 13 नाटक लिखे। 13 नाटक? हाँ, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी। सही है। ये नाटक एक तरह का रेवोल्यूशन था। शायद ये पहला नाटक था जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का सार था, और पहली बार एक हीरो और हीरोइन के अलावा एक एंटागनिस्ट यानी एक विलन भी था। अच्छा, तो विलन का कॉन्सेप्ट यहाँ से मजबूत हुआ। हाँ, बिल्कुल। इसने नाटक को एक सीधी सादी कहानी से निकालकर एक जटिल सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया। और फिर आते हैं कालिदास। ये नाम तो शायद हर किसी ने सुना है। और उसकी एक ठोस वजह है। कालिदास को संस्कृत प्लेराइट्स का शिखर माना जाता है। उनके 3 नाटक तो अमर हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वश्यम और सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की खूबी ये थी कि वो मानवीय भावनाओं को, खासकर इच्छा और कर्तव्य, डिजायर एंड ड्यूटी, इनके बीच के संघर्ष को बड़ी गहराई से पकड़ते थे। बिल्कुल। दुष्यंत का अपने कर्तव्य और शकुंतला के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसना, ये थीम आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और शायद यही बात उन्हें टाइमलेस बनाती है। पर क्या ये परंपरा यहीं रुक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
भहुभूति का उत्तरामचरित और महावीर चरित हैं। फिर विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस तो पॉलिटिकल थ्रिलर जैसा है ना? हाँ, एक तरह का प्राचीन पॉलिटिकल थ्रिलर ही था, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ तक कि सम्राट हर्षवर्धन खुद एक जाने माने नाटककार थे। उन्होंने रत्नावली जैसा मशहूर नाटक लिखा। तो क्या इन नाटकों को लिखने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला था? मतलब जैसे आज की मसाला फिल्मों का होता है? हाँ, आप कह सकती हैं। कुछ बहुत कठोर नियम, रिजिड कन्वेंशंस जरूर थे। जैसे कि? एक तो नाटक आमतौर पर 4 से 7 एक्ट के होते थे, और दूसरी सबसे दिलचस्प बात, इनकी एंडिंग हमेशा सुखांत होती थी, हैप्पी एंडिंग। हमेशा? ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ट्रेजेडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था? लगभग ना के बराबर। ये ग्रीक ट्रेजेडीज के बिल्कुल उलट था। यहाँ हीरो हमेशा जीतता था, या कम से कम मरता नहीं था। अच्छा। तीसरा नियम था कि नायक हमेशा पुरुष होता था और अंत में अपनी इच्छा को प्राप्त कर लेता था। और चौथा, नाटकों की एक तय स्ट्रक्चर होती थी, एक अच्छी शुरुआत, फिर कहानी का प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट, एक ठहराव या पॉज, और फिर कंक्लूजन। सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड था। ये तो बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच लगती है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई उस जमाने में ये नाटक देखने जाता तो उसका अनुभव कैसा होता? वो एक पूरा अनुष्ठान था। सबसे पहले होता था पूर्वराग, मतलब नाटक शुरू होने से पहले पर्दे के पीछे होने वाले रिचुअल्स। ओके। इसके बाद मंच पर एंट्री होती थी सूत्रधार की। सूत्रधार आज के स्टेज मैनेजर, डायरेक्टर और एंकर का कॉम्बिनेशन था। अच्छा, वो ही सब कुछ संभालता था? हाँ, वो सफेद कपड़ों में अपने सहायकों के साथ मंच पर आता था, देवता की पूजा करता था, आशीर्वाद मांगता था, फिर वो नायिका को बुलाता था और नाटक के समय और स्थान की घोषणा करता था। साथ ही नाटककार का एक छोटा सा परिचय भी देता था। यानी वो शो का माहौल सेट करता था। बिल्कुल। और फारक मुनि के अनुसार एक थिएटर में लगभग 400 लोग बैठ सकते थे। और स्टेज का डिजाइन बहुत खास था। ये 2 स्टोरीड होता था, 2 मंजिला। ऊपरी मंजिल दिव्यलोक यानी सेलेस्टियल स्फीयर दिखाने के लिए, और निचली मंजिल पृथ्वीलोक के लिए। कमाल है। हाँ, पर्दों का इस्तेमाल होता था सीन चेंज के लिए, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मास्क का उपयोग नहीं किया जाता था। मतलब सारा एक्सप्रेशन चेहरे के भावों और बॉडी लैंग्वेज से ही दिखाना होता था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक्टर्स को अविश्वसनीय रूप से कुशल होना पड़ता था। So what does this all mean for the characters? किरदार कैसे होते थे? किरदारों को भी बहुत साफ तौर पे क्लासिफाई किया गया था। मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकार थे, नायक यानी हीरो, नायिका हीरोइन, और विदूषक द क्लाउन। और नायक भी शायद एक ही तरह का नहीं होता होगा? नहीं, उसके भी कई प्रकार थे। जैसे ललित नायक, जो दयालु और कला प्रेमी होता था, शांत नायक, जो शांत और संयमित होता था जैसे राम, और उद्धत नायक, जो उग्र या अभिमानी होता था। अच्छा। और हाँ, नायक का एक प्रतिनायक या खलनायक भी हो सकता था, जैसे रावण या दुर्योधन। और नायिका? नायिका भी कई तरह की हो सकती थी, रानियां, उनकी सखियां, गणिका यानी कोर्टिजन्स, या फिर कोई दिव्य स्त्री। और तीसरा विदूषक, हम तो उसे बस एक कॉमिक रिलीफ समझते हैं। यहीं पर संस्कृत नाटक की असली गहराई दिखती है। वो सिर्फ एक मजाकिया पात्र नहीं था, वो नेक दिल, बुद्धिमान और अक्सर नायक का दोस्त होता था। पर उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी व्यंग्य, सटायर के माध्यम से उस समय के सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाना। मतलब अ जेस्टर हु स्पीक्स ट्रूथ टू पावर। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है, विदूषक हमेशा प्राकृत में बात करता था, जबकि बाकी सभी उच्च वर्ग के पात्र, राजा रानी, वो संस्कृत में बात करते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो भाषा के आधार पर एक तरह का डिवीजन हो गया। बिल्कुल। ये समाज में भाषा के आधार पर वर्ग भेद को दिखाता है। संस्कृत अभिजात वर्ग की भाषा थी और प्राकृत आम लोगों की। तो विदूषक, जो प्राकृत बोलता था, वो एक तरह से आम आदमी का प्रतिनिधि था, अ वॉइस फॉर द कॉमन मैन। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब विदूषक का किरदार सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि समाज का आईना दिखाने के लिए था। बिल्कुल। तो इस तरह संस्कृत नाटक मनोरंजन और धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत संगम बन गया था। वाह, संस्कृत थिएटर की दुनिया तो सच में एक पूरा ब्रह्मांड है, जिसमें हर किरदार, हर नियम का एक गहरा मतलब था। ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलिए इस मजबूत बुनियाद को समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम संस्कृत थिएटर के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि एक समय था जब संस्कृत थिएटर मतलब कला का शिखर था। कालिदास जैसे महान नाटककार थे जिनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये महान परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी? हमारे पास जो स्रोत हैं वे 4 मुख्य कारण बताते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये कोई ओवरनाइट कोलैप्स नहीं था। हाँ, एक दिन में नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत ही धीमी, सदियों तक चली प्रक्रिया थी जिसके पीछे सामाजिक, भाषाई और राजनीतिक मतलब कई तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। अच्छा। ये किसी भी कला के जीवन चक्र को समझने जैसा है। उसका उदय होता है, वो अपने शिखर पे पहुंचता है और फिर समय के साथ बदलते हुए हालात में उसका पतन होता है। इट्स अ नेचुरल लाइफ साइकिल। लेकिन इसके कारण बहुत फैसिनेटिंग है। तो पहला कारण जो हमारे स्रोत बताते हैं वो कला के अंदर से ही आया। कहा गया है कि संस्कृत नाटककार धीरे धीरे कविता की ओर झुकने लगे। मतलब नाटक लिखने के बजाय वे लिरिकल राइटिंग्स यानी काव्यात्मक लेखन में अधिक रुचि लेने लगे। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। एक नाटककार का काम नाटक लिखना है, ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि एक फिल्म डायरेक्टर फिल्में बनाने के बजाय सिर्फ खूबसूरत गाने शूट करने लगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में फोकस शिफ्ट हो गया। नाटक का मूल तत्व क्या है? कहानी, संवाद, एक्शन और सबसे जरूरी कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर्स के बीच का तनाव। राइट। लेकिन जब लेखक का ध्यान कहानी कहने से ज्यादा शब्दों की सुंदरता, अलंकारों, उपमाओं और छंदों पर चला जाए तो नाटक का जो ड्रामा वाला एलिमेंट है वो कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। वो एक तरह की पढ़ी जाने वाली कविता बन जाती है ना कि मंच पर खेले जाने वाला नाटक। What's fascinating here is the shift from a performing art to pure literature. वो स्टेज क्राफ्ट से हटकर वर्ड क्राफ्ट पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अच्छा, मतलब जैसे आजकल कुछ फिल्में होती हैं जिन्हें हम स्टाइल ओवर सब्सटेंस कहते हैं। विदेशों में शूटिंग हुई है, सिनेमैटोग्राफी कमाल की है, बीजीएम जबरदस्त है, स्टार्स के कपड़े डिजाइनर हैं, लेकिन कहानी गायब है। कहानी एकदम खोखली है। दर्शक 2 घंटे थिएटर में बैठकर बोर हो जाता है और सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं इसका म्यूजिक एल्बम ही सुन लेता। तो क्या संस्कृत थिएटर के साथ भी यही हुआ कि वो देखने में मजेदार नहीं रहे, बस सुनने में बहुत इंटेलेक्चुअल और पोएटिक लगते थे? काफी हद तक यही एनालॉजी है। आप कल्पना कीजिए, आप एक नाटक देखने गए हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि नायक और प्रतिनायक के बीच कोई जोरदार संवाद होगा, कोई ड्रामेटिक टर्न आएगा, कोई रहस्य खुलेगा। बिल्कुल। लेकिन मंच पर कलाकार बस बहुत ही सुंदर अलंकृत संस्कृत में लंबे लंबे मोनोलॉग बोल रहे हैं। भाषा इतनी जटिल और काव्यात्मक है कि आपको हर दूसरी लाइन का मतलब समझने के लिए सोचना पड़ रहा है। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। तो जुड़ाव टूट जाएगा। एग्जैक्टली। आपका जुड़ाव टूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आम दर्शक से कट गए। नाटक अब जनता के लिए नहीं, बल्कि उन कुछ विद्वानों या पंडितों के लिए लिखे जा रहे थे जो उस भाषा की जटिलता की सराहना कर सकें। और ये किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए एक खतरनाक मोड़ होता है ना? बहुत खतरनाक। जब कोई कला अपने मूल उद्देश्य यानी संवाद और मनोरंजन को छोड़कर सिर्फ अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने लगती है तो वो अपनी आत्मा खो देती है। ठीक है, तो ये तो कला के अंदर की बात हुई, लेकिन बाहरी नियमों का भी तो दबाव रहा होगा। अगला पॉइंट है संस्कृत थिएटर की रिजिड ऑर्थोडॉक्सी, यानी कठोर नियम और परंपराएं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। कहा गया है कि इन नियमों ने नए नाटककारों के लिए क्रिएटिव स्पेस को सीमित कर दिया। देखिए, ये एक डबल एज सॉर्ड थी। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था, एक अतुल्य ग्रंथ है। उसमें नाटक के हर पहलू के लिए नियम थे। पात्र कैसे होंगे, जैसे नायक को धीरोदात्त होना चाहिए, हाँ, या धीर ललित, ग्रेसफुल एंड केयरफ्री। अभिनय कैसा होगा, मंच कैसा होगा, यहाँ तक कि पर्दे का रंग कैसा होगा। शुरुआत में तो इन नियमों ने थिएटर को एक स्ट्रक्चर दिया होगा, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड तय किया होगा, है ना? बिल्कुल। शुरुआत में इन नियमों ने थिएटर को एक डिसिप्लिन दिया, एक फ्रेमवर्क दिया। लेकिन 1000 साल बाद वही नियम एक बंधन बन गए। समाज बदल रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी, लेकिन नाटक के नियम पत्थर की लकीर बन गए थे। If we connect this to the bigger picture, any art form needs to evolve. When rules become more important than creativity, the art stagnates. Innovation रुक जाता है। ये तो कॉलेज के ड्रामा क्लब जैसा लग रहा है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक रूल बुक है जो 50 साल पहले किसी सीनियर ने बनाई थी कि नाटक सिर्फ शेक्सपियरियन स्टाइल में होगा, पात्र विक्टोरियन कपड़े पहनेंगे
और डायलॉग शुद्ध साहित्यिक हिंदी में बोले जाएंगे। ठीक है। शुरू के कुछ साल तो सब ठीक है, पर आज के छात्र कहेंगे, अरे यार, इसमें तो कुछ नया करने का स्कोप ही नहीं है। हम आज के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हम स्ट्रीट प्ले करना चाहते हैं, हम अपने स्लैंग में बात करना चाहते हैं। हाँ, तो वे क्या करेंगे? वे उस क्लब को छोड़कर अपना YouTube चैनल शुरू कर देंगे और सैटिरिकल स्किट्स बनाएंगे जो वायरल हो जाए। ये एकदम सटीक उदाहरण है। जब नए विचारों और प्रयोगों के लिए जगह नहीं बचती तो कलाकार दूसरे माध्यमों की तलाश करते हैं। हो सकता है कोई नया नाटककार एक ऐसे नायक की कहानी कहना चाहता हो जो न तो धीरोदात्त हो, न धीर ललित, बल्कि एक आम कंफ्यूज्ड इंसान हो, जैसे हम और आप हैं। बिल्कुल। लेकिन नियम कहते थे नहीं, नायक तो इन 4 प्रकारों में से ही एक होगा। तो नतीजा ये हुआ कि संस्कृत थिएटर अपनी ही भव्यता और नियमों के बोझ तले दब गया। लेकिन एक मिनट, क्या हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नियमों ने रचनात्मकता को दबाया, या ये भी हो सकता है कि उन नियमों ने ही कला को एक ऊंचा स्तर दिया था जिसे बाद के नाटककार बस छू नहीं पाए? मतलब हो सकता है कि कालिदास जैसे जीनियस उन नियमों के अंदर भी कमाल कर सकते थे, पर बाद वालों में वो बात नहीं थी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें सच्चाई का अंश भी है। महान कलाकार हमेशा नियमों के भीतर रहकर भी असाधारण काम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 1-2 कलाकारों की नहीं, बल्कि पूरी कला परंपरा के पतन की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब एक पूरी पीढ़ी को लगे कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो समस्या सिर्फ कलाकारों के टैलेंट में नहीं, बल्कि सिस्टम में होती है। सिस्टम इतना कठोर हो गया था कि वो नए टैलेंट को आकर्षित करने के बजाय उसे दूर भगा रहा था। समझ गए? जब परंपरा हठधर्मता में बदल जाती है तो वो एक जीवित कला नहीं रहती, बल्कि एक संग्रहालय की वस्तु बन जाती है। बिल्कुल। और ये कठोरता सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि भाषा में भी दिख रही थी, जो हमारा तीसरा कारण है। संस्कृत भाषा और भी ज्यादा अलंकृत और जटिल होती गई और आम जनता से पूरी तरह कट गई। हाँ, और ये सामाजिक विभाजन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ। एक क्लासिक केस है जहां भाषा एक पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती है। संस्कृत ज्ञान धर्म और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई थी। एलीट क्लास। हाँ, एलीट क्लास की। राज दरबार में राजा रानी, ब्राह्मण, मंत्री, नायक, ये सब संस्कृत बोलते थे। हाँ। लेकिन आम लोग, सैनिक, नौकर चाकर, यहाँ तक कि ज्यादातर महिलाएं भी, वो प्राकृत या पाली जैसी भाषाएं बोलती थीं, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषाएं बिल्कुल। थे। सही कहा। तो जब नाटक हो रहा होता था, हाँ, तो स्टेज पर ही ये सोशल डिवाइड दिखता था। आप सोचिए, नाटक में जब राजा कोई भारी भरकम संस्कृत श्लोक बोलता है तो दरबार में बैठे ऊंचे वर्ग के लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन पीछे खड़े आम जनता को शायद कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ भी नहीं। ये वैसा ही जैसे आज कोई भारत के किसी गांव में जाकर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में भाषण देने लगे। लोग शायद उसके कॉन्फिडेंस से इंप्रेस हो जाएं, पर बात दिल तक नहीं पहुंचेगी। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था। यहाँ पर विदूषक का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमने पढ़ा है कि वो हमेशा प्राकृत में बात करता था, तो वो एक तरह से ऑडियंस का आदमी था मंच पर। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। विदूषक का प्राकृत बोलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समाज में ये भाषाई विभाजन मौजूद था और नाटककार इसे जानते थे। अच्छा। विदूषक नायक का दोस्त होता था, लेकिन वो आम आदमी का प्रतिनिधि था। वो अपनी सरल भाषा में सामाजिक नियमों पर कटाक्ष करता था, राजा का मजाक उड़ाता था और संस्कृत के भारी भरकम माहौल में एक रियलिटी चेक लेकर आता था। वो स्टेज और ऑडियंस के बीच का ब्रिज था। बिल्कुल। जब नायक कोई बहुत पोएटिक बात कहता तो विदूषक प्राकृत में बोलता, अरे कहना क्या चाहते हो भाई? हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से लाइव कमेंटेटर था जो चीजों को सरल बना रहा था। सही कहा। लेकिन जब पूरी रचना ही आम आदमी की समझ से परे हो गई, जब कहानी और भावनाएं ही संस्कृत के अलंकारों में खो गईं, तो एक अकेला विदूषक भी उस नाटक को नहीं बचा सका। वो पुल इतना लंबा हो गया कि वो उसे पार नहीं करा सका। जब कला की भाषा एक खिड़की के बजाय एक दीवार बन जाती है तो दर्शक बाहर ही रह जाता है। तो अब तक हमने देखा कि कला के अंदर ही समस्याएं थीं, वो ज्यादा काव्यात्मक हो गई, नियम बहुत कठोर हो गए और भाषा आम लोगों से दूर हो गई। मतलब ये ढांचा अंदर से काफी खोखला हो चुका था। हाँ बिल्कुल। ऐसे में अगर बाहरी सहारा हट जाए तो इसका गिरना तो तय है। और यही हमारा चौथा कारण है, संरक्षण का खत्म होना। बिल्कुल। चौथा कारण था मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद पैट्रनेज का बदलना। देखिए, कला को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है, चाहे वो राजाओं का हो, सरकारों का हो, या आज के जमाने में कॉरपोरेशंस का। संस्कृत थिएटर राज दरबारों में फलता फूलता था। राजा महाराजा नाटक करवाते थे, नाटककारों को सम्मान देते थे, कलाकारों का खर्च उठाते थे। ये एक पूरा इकोसिस्टम था। लेकिन क्या ये कहना सही है कि नए शासकों ने इसे खत्म कर दिया?
या ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं? बिल्कुल, ये खत्म करने का सवाल नहीं था, ये प्राथमिकता का सवाल था। ये समझना बहुत जरूरी है। नए शासकों की अपनी सांस्कृतिक पसंद थी। अच्छा। उनकी परंपराओं में नृत्य और संगीत जैसे कव्वाली और कथक का बहुत महत्व था, तो उन्होंने उसे अधिक संरक्षण दिया। This raises an important question about the relationship between art and power. The art that gets patronage is the art that survives and flourishes. सत्ता तय करती है कि कौन सी कला मुख्यधारा में रहेगी और कौन सी हाशिए पर चली जाएगी। इसका एक मॉडर्न उदाहरण क्रिकेट और हॉकी हो सकता है। एक जमाने में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल था और बहुत लोकप्रिय था। फिर क्रिकेट को ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिली, मीडिया कवरेज मिली, और आज देखिए क्रिकेट एक धर्म बन गया है। हाँ, और हॉकी को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हॉकी खराब खेल है, बस फोकस शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। संस्कृत थिएटर के साथ भी यही हुआ। उसे जो राजकीय मंच और संसाधन मिलते थे वो मिलने बंद हो गए। जब फंडिंग और प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा तो कलाकार कहाँ परफॉर्म करेंगे? और नई पीढ़ी क्यों सीखेगी? एग्जैक्टली। नई पीढ़ी उस कला को क्यों सीखेगी जिसमें कोई भविष्य ना हो? धीरे धीरे ये कला मंदिरों तक या कुछ विद्वानों के छोटे समूहों तक सिमट कर रह गई और पब्लिक स्फीयर से लगभग गायब हो गई। तो ये चारों कारण सुनकर तो यही लगता है कि संस्कृत थिएटर पूरी तरह से इतिहास बन गया होगा। एक समय की इतनी महान परंपरा बस किताबों में सिमट कर रह गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चकित करने वाली बात है, एक उम्मीद की किरण। केरल में कूडियाट्टम नाम का एक थिएटर फॉर्म है, जो भारत का सबसे पुराना थिएटर है, जो आज भी जीवित है, 10वीं सदी से। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। कमाल है। कूडियाट्टम एक असाधारण उदाहरण है, अ लिविंग फॉसिल इन द बेस्ट सेंस ऑफ द टर्म। यह उन सभी चुनौतियों के बावजूद जीवित रहा जिनकी हमने अभी चर्चा की। कैसे? और यह इसलिए जीवित रहा क्योंकि इसने उन चारों समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। सबसे पहले, इसे राजकीय संरक्षण पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसे केरल के चाक्यार और नम्ब्यार समुदायों का पारंपरिक संरक्षण मिला। अच्छा। ये उनके समुदाय का, उनकी पहचान का हिस्सा बन गया, एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह। इट बिकेम कम्युनिटी ड्रिवन। अच्छा, तो जब राजाओं ने हाथ खींच लिया तो समाज ने उसे थाम लिया, और इसने भाषा की समस्या को कैसे हल किया? ये सबसे शानदार बात है। कूडियाट्टम ने बहुभाषावाद को अपनाया। इसमें पात्र संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय भाषा मलयालम तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तीनों भाषा एक साथ? हाँ, विदूषक तो पूरी तरह से मलयालम में बोलता है और आज के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी कटाक्ष करता है। तो ये एक ही समय में क्लासिकल भी है और कंटेम्प्रेरी भी। इसने भाषा को दीवार में ही बल्कि एक पुल बनाया। एवरीवन इज इंक्लूडेड। और नियमों की कठोरता का क्या ये भी नाट्यशास्त्र के नियमों में बंधा हुआ है? ये नाट्यशास्त्र का पालन करता है, लेकिन एक जीवित परंपरा के रूप में, एक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। नियम किताब में लिखे हुए डॉगमाज नहीं है, बल्कि गुरु द्वारा शिष्य को दिए जाने वाले ज्ञान का हिस्सा है, जो समय के साथ अडैप्ट होता है। और इसकी प्रस्तुति भी अनोखी है। नाटक की शुरुआत में हर पात्र निर्वहन के साथ मंच पर आता है, जिसमें वो अभिनय और मुद्राओं के जरिए कहानी की पिछली घटनाओं को याद करता है और अपने किरदार की पूरी बैक स्टोरी बताता है। वाओ, इट्स लाइक अ रीकैप एट द बिगिनिंग ऑफ अ नेटफ्लिक्स एपिसोड, ताकि दर्शक को पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही नाटक कई रातों तक चल सकता है। ये स्लो पेस्ड है, मेडिटेटिव है और दर्शक से धैर्य और ध्यान की मांग करता है। और संगीत के लिए मिझावू और इडक्का जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जो माहौल को और भी गहन बना देते हैं। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभव है, सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक व्यवहार पर एक कमेंट्री भी। और आज भी मार्गी, मधु चाक्यार जैसे कलाकार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। ये सोचना ही कमाल है कि 1000 साल पुरानी परंपरा, जिसे शायद कालिदास के बाद के नाटककारों ने देखा होगा, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये भारत की कल्चरल रेजिलियंस का एक अद्भुत प्रमाण है। सचमुच, कोडियाट्टम हमें सिखाता है कि कोई कला तभी जीवित रहती है जब वो अडैप्टेबल हो, जब उसे एक समुदाय अपना ले और जब वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर भी नई जमीन तलाशने से न डरे। ये संस्कृत थिएटर की एक जिंदा विरासत है, जो हमें उसके पतन के कारणों से ज्यादा उसके जीवन का रहस्य बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम भारत के लोक नाट्य मतलब
फोक थिएटर, हाँ हाँ उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा विषय जिसमें कह सकते हैं कि भारत की आत्मा बसती है। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये हजारों कहानियों का एक पूरा खजाना है। हाँ, क्योंकि भारत में लोक नाट्य की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। ये वो थिएटर नहीं है जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में होता है ना? ये तो स्थानीय जीवन शैली, सामाजिक मानदंड और विश्वासों का एक आईना है। सही कहा। मतलब अगर किसी गांव की कहानी समझनी है तो वहां का लोक नाट्य देख लो। ये शहरों वाले सोफिस्टिकेटेड संस्कृत थिएटर से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। इनकी जड़ें गांव में है और इनमें एक देहाती, एक रस्टिक स्वाद है। बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज हम जितने भी लोक नाट्य देखते हैं उनमें से ज्यादातर 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास उभरे थे। अच्छा। और ये वो समय था जब भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। तो शुरुआत में इनका जो डीएनए था वो भक्ति ही था, देवी देवताओं की कहानियां। लेकिन समय के साथ इन्होंने प्रेम कहानियों और जो स्थानीय नायक होते हैं उनकी गाथाओं को भी अपनाना शुरू कर दिया, जिससे ये और भी धर्मनिरपेक्ष, मतलब सेक्युलर हो गए। और आज़ादी के बाद तो ये एक पावरफुल मीडियम भी बन गए सामाजिक संदेश फैलाने का। सरकारी योजनाओं से लेकर सामाजिक कुरीतियों तक सब कुछ इन नाटकों के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। हाँ, ये तो है। तो चलिए इन्हें 3 श्रेणियों में से पहली श्रेणी से समझना शुरू करते हैं, रिचुअल थिएटर या अनुष्ठानिक नाट्य। आपने कहा कि ये भक्ति आंदोलन के साथ उभरे। हाँ। तो इसका कोई सीधा उदाहरण है जहां हम किसी संत को सीधे सीधे किसी नाट्य परंपरा को शुरू करते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। और इसके लिए हमें असम चलना होगा। वहां 16वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत शंकर देव और उनके शिष्य महादेव ने अंकिया नाट की शुरुआत की। अंकिया नाट? हाँ, ये एक अंकीय नाटक होते हैं और इनकी शैली लगभग एक ओपेरा जैसी है। ओपेरा मतलब गाने पर ज्यादा जोर। हाँ हाँ, डायलॉग से ज्यादा जोर संगीत और गायन पे होता है। और इनका जो केंद्र होते हैं वो है भगवान कृष्ण और उनके जीवन की घटनाएं। मतलब ये एक तरह का म्यूजिकल थिएटर था जो भक्ति के लिए ही बनाया गया था। इसमें सूत्रधार की भी कोई भूमिका होती है जैसे हमारे क्लासिकल नाटकों में होती है? भूमिका होती है और बहुत बहुत अहम होती है। यहाँ सूत्रधार सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो पूरी परफॉर्मेंस को एक साथ पिरोता है, दर्शकों से बात करता है, माहौल बनाता है और कभी-कभी तो किरदारों पर टिप्पणी भी करता है। अच्छा। उसके साथ संगीतकारों का एक पूरा समूह होता है जिसे गायन बायन मंडली कहते हैं। ये लोग खोल, जो एक तरह का ढोल है, और झांझ जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। वो संगीत ही पूरे नाटक की आत्मा होता है। और मैंने सुना है इसमें मुखौटों का भी इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। बिना डायलॉग के सिर्फ मास्क से इमोशन दिखाना, ये तो बहुत मुश्किल कला होगी। मुश्किल है और यही इसकी खूबसूरती है। ये मुखौटे सिर्फ चेहरे को नहीं ढकते, बल्कि किरदार को एक अलौकिक, एक लार्जर देन लाइफ रूप देते हैं। जब दर्शक किसी किरदार को एक खास मुखौटे में देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि मंच पर जो है वो एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दैवीय चरित्र है या कोई असुर है। वो मास्क ही उस किरदार की पहचान और उसका भाव बन जाता है। तो अंकिया नाट कृष्ण पर बहुत फोकस्ड है। क्या विष्णु के दूसरे अवतारों पर भी ऐसे ही नाटक बने या भक्ति आंदोलन का सारा फोकस सिर्फ कृष्ण ही थे? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर काला की बात आती है, जो वैष्णव परंपरा का ही एक और लोकनाट्य है। काला शब्द का मतलब ही अवतार होता है। अच्छा, काला यानी अवतार। हाँ, तो ये परंपरा विष्णु के सभी रूपों का उत्सव मनाती है, जैसे दशावतार काला, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की कहानी दिखाई जाती है, मत्स्य से लेकर कल्कि तक। वाह। फिर है गोपाल काला, जो कृष्ण के बचपन की शरारतों और लीलाओं पर केंद्रित है, और गौलान काला, जो कृष्ण और गोपियों की कहानियों को दिखाता है। अच्छा, तो ये भक्ति के अलग अलग फ्लेवर्स की तरह है। किसी को कृष्ण का बाल रूप पसंद है तो किसी को विष्णु के सभी 10 अवतारों की भव्य कहानी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भक्ति कितनी पर्सनल और साथ ही कितनी डाइवर्स हो सकती है। हर समुदाय ने अपनी पसंद के देवता और उनकी कहानियों को अपने नाट्य रूप में ढाल लिया। तो काला में विष्णु के अलग अलग अवतारों की कहानियां हैं जो भक्ति को एक बड़े कैनवस पर दिखाती हैं। लेकिन शायद भक्ति का सबसे विशाल और सामुदायिक रूप हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। एक ऐसा नाम जो हम में से कई लोगों के बचपन से जुड़ा है, रामलीला। हाँ, मुझे तो अपना बचपन याद आ जाता है। हर साल दशहरे से पहले मैदान में जाकर रामलीला देखना, वो एक अलग ही माहौल होता था। वो उस समुदाय की कलेक्टिव मेमोरी को हर साल एक तरह से रिचार्ज करने जैसा है।
बात बिल्कुल सही है। वो 10 दिन एक त्योहार की तरह होते हैं। सही बात है। रामलीला के जरिए रामायण की कहानी, उसके मूल्य हर पीढ़ी तक पहुंचते हैं। रावण दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश हर बच्चे के जहन में ताजा हो जाता है। एक बात जो हमेशा मेरे दिमाग में आती थी वो ये कि सीता का रोल भी अक्सर पुरुष ही क्यों निभाते हैं। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सामाजिक पहलू है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक बयान है। आध्यात्मिक बयान, वो कैसे? इसका मतलब ये है कि जब आप ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो आपकी सांसारिक पहचान, आपका लिंग, आपकी जाति वो मायने नहीं रखती। मंच पर वो व्यक्ति एक पुरुष नहीं बल्कि मां सीता का एक पात्र है, एक वेसल है। भक्ति उस पहचान से ऊपर है। कलाकार के लिए वो किरदार एक भूमिका से बढ़कर है। वो कुछ समय के लिए उस देवी चरित्र का हिस्सा बन जाता है और दर्शक भी उसे उसी श्रद्धा से देखते हैं। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। एक तरफ रामलीला है जो मर्यादा, कर्तव्य और एक महाकाव्य की भव्यता को दिखाती है, लेकिन भक्ति का एक और भी तो रूप है जो ज्यादा निजी, ज्यादा प्रेमपूर्ण है, और वो है रासलीला। बिल्कुल। अगर रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है, तो रासलीला कृष्ण और राधा के किशोर प्रेम और समर्पण का उत्सव है। ये गुजरात, मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। यहाँ भक्ति का एक बहुत ही मधुर और मानवीय रूप देखने को मिलता है। ये भक्ति के दो अलग-अलग रस या इमोशंस को दिखाता है ना? हाँ, रामलीला में वीर और भक्ति रस है जिसमें कर्तव्य और मर्यादा पर जोर है, और रासलीला में श्रृंगार और माधुर्य रस है जिसमें प्रेम और समर्पण का भाव प्रमुख है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक में मर्यादा है, दूसरे में प्रेम। एक में राजा राम का आदर्श है तो दूसरे में माखन चोर कृष्ण की लीलाएं। ये दिखाता है कि हमारी लोक परंपराओं ने ईश्वर तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते खोजे हैं। मतलब एक तरफ जय श्री राम का नारा है तो दूसरी तरफ राधे राधे की धुन। दोनों ही भक्ति तक पहुंचने के रास्ते हैं, बस अंदाज अलग है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब रामायण, महाभारत या कृष्ण लीला जैसी जानी पहचानी कहानियों पर आधारित है। क्या कोई ऐसी भी अनुष्ठानिक परंपरा है जो इन ग्रैंड नैरेटिव से बाहर हो? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें दक्षिण में कर्नाटक के कन्नड़ जिले की ओर चलना होगा। कर्नाटक? हाँ, यहाँ एक बहुत ही अलग प्रथा है जिसे भूता कहते हैं। भूता का मतलब है आत्मा, और ये पौराणिक कथाओं पर नहीं बल्कि पूर्वज पूजा यानी एंसेस्टर वर्शिप पर आधारित है। एक मिनट, मतलब ये परफॉर्मर सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि लोग सच में ये मानते हैं कि उस पर किसी पूर्वज की आत्मा आई है? हाँ, ये तो थिएटर से कहीं ज्यादा गहरा और इंटेंस है। ये इंटेंस ही है। ये परफॉर्मेंस और फेथ के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। इसमें एक परफॉर्मर पर आत्मा का आवेश होता है और माना जाता है कि वो पूर्वज की आत्मा के माध्यम से बोल रहा है। अच्छा। दर्शक वहां ताली बजाने नहीं बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान खोजने या आशीर्वाद लेने आते हैं। उनके लिए मंच पर जो हो रहा है वो अभिनय नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे एक स्थानीय आस्था इतनी शक्तिशाली हो सकती है। ये हमें भारत की आध्यात्मिक विविधता की गहराई दिखाता है, जहां सिर्फ बड़े देवी देवता ही नहीं बल्कि स्थानीय देवता और पूर्वजों का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्या ऐसी कोई और भी स्थानीय परंपरा है जिसे अब वैश्विक स्तर पर पहचान मिली हो? हाँ, और वो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का रम्माण। रम्माण? ये भी एक स्थानीय देवता, भूमियाल देवता को समर्पित एक अनुष्ठानिक थिएटर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ, उसी की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में होना तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया मानती है कि इस परंपरा को बचाना और संजोना जरूरी है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक स्थानीय अनुष्ठान नहीं बल्कि एक विश्व धरोहर है। रम्माण में गांव के अलग अलग परिवार मिलकर इसे आयोजित करते हैं। इसमें संगीत, नृत्य और मुखौटों का प्रयोग होता है और ये गांव की सामाजिक और धार्मिक जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। मैंने पढ़ा है कि इसमें भंडारी जाति के लोग एक पवित्र मुखौटा पहनते हैं। हाँ, और ये मुखौटा बहुत पवित्र माना जाता है। ये नरसिंह यानी विष्णु के अवतार का प्रतीक होता है। इसे पहनने वाले व्यक्ति पर देवता का वास माना जाता है। ये इस परंपरा की पवित्रता और विशिष्टता को और भी गहरा करता है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय देवता भूमियाल, उनकी कहानी, और एक राष्ट्रीय देवता यानी विष्णु, उनकी कहानी
एक साथ मिलकर एक अनूठी परंपरा को जन्म देती है। तो असम की कृष्ण भक्ति से लेकर कर्नाटक की पूर्वज पूजा और गढ़वाल के स्थानीय देवता तक, ये सब रिचुअल थिएटर्स हैं, लेकिन हर एक में आस्था का रंग, उसका अंदाज बिल्कुल अलग है। और ये हमें सिखाते हैं कि भारत में आस्था और कला को कभी अलग करके नहीं देखा गया। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परफॉर्मेंस ही पूजा है और पूजा ही परफॉर्मेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एंटरटेनमेंट की थिएटर्स पर चर्चा करेंगे। मतलब वो लोक कलाएं जो पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांडों से ज्यादा आम लोगों के मनोरंजन के लिए थी। बिल्कुल। इनका फोकस प्यार, बहादुरी और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं की कहानियों पर होता था। असल में ये ग्रामीण जनता के मनोरंजन का एक मुख्य जरिया थे। हाँ, और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उस समय के समाज का आईना भी है। इन लोक कलाओं से पता चलता है कि लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनके मूल्य क्या थे और वो अपनी खुशियां और दुख कैसे बांटते थे। ये धर्म से ज्यादा जीवन के बारे में बात करते हैं। तो पश्चिम भारत से शुरू करते हैं। गुजरात और राजस्थान का भवाई, बिल्कुल, ये बड़ा मशहूर है। ये छोटे छोटे नाटकों की एक सीरीज होती है जिन्हें वेशा या स्वांग कहते हैं। हाँ, हर नाटक की अपनी कहानी होती है और थीम अक्सर रोमांटिक होती है। और इसमें डांस का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका म्यूजिक भी वो सेमी क्लासिकल होता है, जिसे भूंगल, झांझ और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक खास फोक स्टाइल में बजाया जाता है। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें सूत्रधार यानी नैरेटर को नायक कहा जाता है। नायक मतलब हीरो? हाँ, नैरेटर को हीरो क्यों कहते हैं? यही तो खास बात है। वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो उस पूरी परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है। वो माहौल बनाता है, ऑडियंस से बात करता है। वो शाम का असली हीरो है। कमाल है। अच्छा, गुजरात की एक और कला है गरोडास। ये गुजरात के गरोड़ा समुदाय का एक लोकप्रिय आर्ट फॉर्म है। इसमें पेंट की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करके प्यार और बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। एक तरह से आप कह सकती हैं कि प्राचीन भारत का कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवेल है। अरे वाह। हाँ। सोचिए, जब साक्षरता कम थी तब तस्वीरों के जरिए कहानी कहना कितना असरदार तरीका रहा होगा। मतलब एक एक तस्वीर दिखाकर कहानी को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, विजुअल स्टोरी टेलिंग की ताकत आज भी हम देखते हैं, है ना? सही बात है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ का तमाशा बहुत मशहूर है अपने ह्यूमर और श्रृंगार रस, मतलब एरोटिक कंटेंट के लिए जाना जाता है। तमाशा की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें महिला कलाकार पुरुष के किरदार भी निभाती हैं। सच में? ये तो उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील बात थी। बहुत ज्यादा। और परफॉर्मेंस के साथ साथ लावणी गीत भी होते हैं जो इसे और भी जानदार बना देते हैं। महाराष्ट्र में ही एक और फॉर्म है पोवाड़ा। ये वीर रस से भरी गाथाएं हैं जिन्हें गाकर सुनाया जाता है। हाँ, इसकी शुरुआत तब हुई जब शिवाजी ने अफजल खान को हराया, तो उनकी बहादुरी की तारीफ में एक नाटक लिखा गया। अच्छा। इसे गोंधड़ी और शाहीर गाते हैं। मतलब एक ही राज्य में कितनी वैरायटी है। बिल्कुल, एक तरफ तमाशा है जो सामाजिक मनोरंजन और हास्य पर आधारित है, और दूसरी तरफ पोवाड़ा जो ऐतिहासिक वीरता और गौरव का जश्न मनाता है। एकदम। कोंकण क्षेत्र यानी महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा में दशावतार भी बहुत लोकप्रिय है। इसे किसान करते हैं और ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। इसके 2 हिस्से होते हैं, पूर्व रंग और उत्तर रंग। पूर्व रंग जो है वो तैयारी का हिस्सा है और असली एक्ट उत्तर रंग में होता है जो पौराणिक कहानियों पर आधारित होता है। तो मतलब मनोरंजन में भी पौराणिक कथाएं कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं। हमेशा, वो तो हमारे कल्चर का आधार है। अब पूरब की ओर चलते हैं। पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय फोक थिएटर है जात्रा। यह आमतौर पर खुले में होता है और इसकी शुरुआत वैष्णव संत श्री चैतन्य ने की थी। हाँ, उन्होंने ग्रामीण बंगाल में अपनी यात्राओं के दौरान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए जात्रा का इस्तेमाल किया। बाद में इसमें रामायण, शिव और चंडी की पौराणिक कथाएं भी शामिल हो गईं, जैसे राम यात्रा, शिव यात्रा। और ये बदला भी है समय के साथ, है ना? बिल्कुल। आधुनिक समय में तो यात्रा सेक्युलर, ऐतिहासिक और यहाँ तक कि देशभक्ति के विषयों पर भी होने लगा है। ये दिखाता है कि कैसे एक कला समय के साथ खुद को बदलती है। सही बात है। उड़ीसा में इसका एक और रूप साही यात्रा भी प्रचलित है। अच्छा, उड़ीसा का एक और फॉर्म है दसकथिया। इसमें 2 नैरेटर होते हैं, गायक जो मुख्य गायक होता है और पालिया जो सह नैरेटर होता है। और उनका साथ देता है काठिया नाम का एक लकड़ी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो 2 लोगों के बीच कहानी सुनाने का ये अंदाज इसे बहुत दिलचस्प बना देता होगा। हाँ बिल्कुल। इसका एक और वेरिएंट है छैती घोड़ा,
जिसमें 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल और मोहुरी और 3 नैरेटर होते हैं। 3 नैरेटर, वाह। हाँ। असम में ओजापाली नाम का एक अनूठा नैरेटिव थिएटर है। ये खास तौर पर मनसा देवी यानी सर्प देवी के त्योहार से जुड़ा है। इसकी कहानी बहुत लंबी चलती है और 3 हिस्सों में बंटी होती है, बनिया खंड, भटियाली खंड और देव खंड। ओजा मुख्य नैरेटर होता है और पाली कोरस के सदस्य होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लगता है। हाँ। असम में ही खासकर माजुली द्वीप पर भावना थिएटर होता है। इसका मकसद मनोरंजन और नाटक के जरिए लोगों तक धार्मिक और नैतिक संदेश पहुंचाना है। ये अंख्या नाट का एक प्रेजेंटेशन है जिसमें वैष्णव थीम आम होती हैं। सूत्रधार नाटक सुनाता है और पवित्र ग्रंथों से श्लोक गाता है। संगीत और गीत भी इसका अहम हिस्सा हैं। चलिए अब उत्तर और मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का फोक थिएटर है मार्च। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में उज्जैन के आसपास हुई। शुरू में ये पौराणिक कथाओं पर आधारित था, लेकिन बाद में इसमें रोमांटिक लोक कथाएं भी शामिल हो गईं। अच्छा। इसकी सबसे खास बात इसके डायलॉग्स हैं, जो रंगत दोहा नाम के दोहों के रूप में बोले जाते हैं। 1 मिनट, क्या मतलब सारे डायलॉग्स दोहों में होते हैं? हाँ, पूरी की पूरी बातचीत कविता में। सोचिए, पूरी परफॉर्मेंस एक काव्यात्मक बातचीत है। ये तो कमाल है। एक्टर्स को कितना याद करना पड़ता होगा। बिल्कुल। और अब उत्तर भारत का सबसे मशहूर फॉर्म नौटंकी। ये स्वांग का ये ग्रुप है और इसका जिक्र अबुल फजल की आइन अकबरी में भी मिलता है। हाँ, इसकी कहानियां ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाओं पर होती हैं, जिन्हें डांस और म्यूजिक के साथ पेश किया जाता है। डायलॉग्स को बड़े लयबद्ध तरीके से नगाड़ा यानी ड्रम की थाप पर बोला जाता है। अच्छा। बाद में कानपुर और लखनऊ नौटंकी के 2 बड़े केंद्र बन गए। नौटंकी जिस स्वांग से निकला है वो पंजाब और हरियाणा में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ये म्यूजिकल ड्रामा होते हैं जिनमें छंद गाए जाते हैं, साथ में एक तारा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक और खरताल जैसे वाद्ययंत्र होते हैं। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के तलहटी में करियाला बहुत लोकप्रिय है। ये भी एक ओपन एयर थिएटर है। इसे अक्सर गांव के मेलों और त्योहारों पर आयोजित किया जाता है। और परफॉर्मेंस पूरी रात चलती हैं। हाँ, पूरी रात। और इसमें कई छोटे छोटे नाटक और स्किच शामिल होते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भांड पाथेर हैं। ये समकालीन सामाजिक व्यंग्य या कभी-कभी पौराणिक कहानियों पर आधारित होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसे मुसलमान कलाकार करते हैं, लेकिन इसका दृष्टिकोण सेक्युलर होता है। अच्छा। इसमें संगीत, नृत्य और नाटक तीनों शामिल हैं। और पंजाब में मिमिक्री पर आधारित एक कला है, नक्कल या भांड। नक्कल या भांड। हाँ, कलाकार को बहुरूपिया या नक्कालची कहते हैं। हाँ, वो कॉमेडी, बेतुकी बातें और हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करके कोई सामाजिक या राजनीतिक संदेश देता है। ये आमतौर पर 2 कलाकारों द्वारा किया जाता है। मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी का एक पुराना रूप हुआ जिसमें समाज पर तीखा व्यंग्य होता है। बिल्कुल सही। अब दक्षिण भारत की एक कला देखते हैं, विलूपाट्टू। इसका मतलब है धनुष गीत। ये दक्कन में लोकप्रिय एक म्यूजिकल थिएटर है जिसमें धनुष के आकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग करके रामायण की कहानियां सुनाई जाती हैं। वाह, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट ही परफॉर्मेंस की पहचान है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि भारत के हर कोने में मनोरंजन के कितने अलग-अलग और रंग-बिरंगे रूप हैं। महाराष्ट्र के पुवाड़ा की वीरता से लेकर गुजरात के गरुड़ास की तस्वीरों तक, और कश्मीर के भांड पाथिर के व्यंग्य से लेकर असम की भावना की भक्ति तक। और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये जीवित परंपराएं हैं जो इतिहास, सामाजिक ताने बाने, स्थानीय हास्य और नैतिक मूल्यों को दर्शाती हैं। सही। ये किसी भी समुदाय की सामूहिक अभिव्यक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत के थिएटरों पर चर्चा करेंगे। और ये एक दिलचस्प बात है कि जब 8वीं सदी के आसपास नॉर्थ इंडिया में संस्कृत थिएटर का दौर लगभग खत्म हो रहा था, तब साउथ इंडिया में ये कला एक नए अंदाज में उभर रही थी, फल फूल रही थी। बिल्कुल, ये एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट था। हाँ। और यहाँ एक फंडामेंटल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं उनके हिसाब से उत्तर भारत का जो थिएटर था वो ज्यादातर मतलब संगीत पर बेस्ड था। ओके। जबकि दक्षिण के परंपराओं में, जैसा कि हम देखेंगे, नृत्य या डांस कोर एलिमेंट था,
कहानी को डांस के थ्रू कहना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए, तो फिर सबसे पुरानी और शायद सबसे फेमस परंपरा से शुरू करते हैं। हाँ। यक्षगान। यक्षगान आज भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत विजयनगर साम्राज्य के शाही दरबारों में हुई थी। मतलब अ वेरी रॉयल ओरिजिन। एग्जैक्टली। इमेजिन द सीन। विजयनगर के ग्रैंड दरबारों में ये परफॉर्म हो रहा है, और इसे परफॉर्म करने वाला एक खास समुदाय था, जक्कुला वारू। अच्छा। लेकिन जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो इसका एवोल्यूशन है। शुरुआत में ये एक डिस्क्रिप्टिव डांस ड्रामा था जिसे सिर्फ एक कलाकार परफॉर्म करता था। एक मिनट, सिर्फ एक कलाकार? मतलब कहानी भी वही सुना रहा है, अलग अलग किरदार भी वही निभा रहा है और नाच भी वही रहा है? हाँ, ये तो वन मैन शो से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आज के जमाने के वन मैन शो जैसा ही कुछ, लेकिन सदियों पुराना। वो अकेला इंसान पूरे मंच को, पूरी कहानी को संभालता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आया और ये एक प्रॉपर डांस ड्रामा बन गया, जिसमें अलग अलग एक्टर्स होते थे। हाँ जी, अलग अलग किरदारों के लिए। और इसका असर सिर्फ कर्नाटक या आंध्र तक ही नहीं रहा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसके वेरिएंट्स महाराष्ट्र में ललिता के नाम से, हाँ, और गुजरात में भवाई, और यहाँ तक कि नेपाल में गंधर्व गान के रूप में मिलते हैं। ये तो एक कल्चरल एक्सपोर्ट बन गया था। और ये दिखाता है कि आर्ट फॉर्म का कोर कितना मजबूत था। जब किसी कहानी कहने के तरीके में दम होता है तो वो दूसरी संस्कृतियों में भी आसानी से अडेप्ट हो जाता है। सही बात है। शायद इसका एपिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल और म्यूजिक डांस का ब्लेंड इतना यूनिवर्सल था कि सबने इसे अपना लिया। और नाटकों के नाम देखिए, ओबैया मंत्री का गरुड़ चलम, सृंधा का कृष्ण हीरामणि, रुद्र कवि का सुग्रीव विजयम, ये नाम ही लार्जर देन लाइफ थीम्स की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। ये रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं से जुड़ी बड़ी एपिक कहानियों पर आधारित थे, न कि छोटे मोटे किस्सों पर। अच्छा, आंध्र प्रदेश से ही एक और फॉर्म है, बुर्रा कथा। इसका नाम ही बड़ा कैची है। ये बुर्रा नाम के एक परकशन इंस्ट्रूमेंट से आया है। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट इसके दिल में है। मतलब इंस्ट्रूमेंट की पहचान ही परफॉर्मेंस की पहचान बन गई। बिल्कुल। और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मुख्य कलाकार होता है, कथावाचक, और उसके साथ दो सह कलाकार होते हैं जिन्हें वंथर्स कहते हैं। हाँ, वंथर्स। और ये वंथर्स सिर्फ बैकग्राउंड में रिदम नहीं देते, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। वो कोरस गाते हैं, मेन स्टोरी टेलर से सवाल पूछते हैं, बीच बीच में मजाकिया टिप्पणी करते हैं। अरे वाह, तो ये एक लेक्चर जैसा नहीं है, बल्कि स्टेज पर एक लाइव कॉन्वर्सेशन चल रही है। एग्जैक्टली। मतलब मेन स्टोरी टेलर कहानी सुना रहा है और उसके दो दोस्तों से बीच में इसमें टोक रहे हैं, ऑडियंस की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इससे तो ऑडियंस भी पूरी तरह एंगेज्ड रहती होगी। बिल्कुल। ये ऑडियंस पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। सुनने वाले को लगता है कि वो भी उस बातचीत का हिस्सा है। ये लोक कला की सबसे बड़ी खूबी होती है, वो परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच की चौथी दीवार को तोड़ देती है। और आगे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का पगती वेशालू। वेशालू मतलब वेशभूषा या डिस्गाइज। तो क्या ये पूरी तरह से कॉस्ट्यूम और रोल प्लेइंग के बारे में? बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक रोल प्लेइंग एक्ट है। पूरी परफॉर्मेंस एक मेन कैरेक्टर, जिसे वेशम कहते हैं, और बाकी छोटे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा। पर ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है। कलाकार अपनी चाल ढाल, आवाज, एटीट्यूड सब कुछ बदल लेता है। इसे आप फोक वर्जन ऑफ मेथड एक्टिंग कह सकते हैं। तो इसका सोशल फंक्शन क्या रहा होगा? सिर्फ मनोरंजन या कुछ और भी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद एक रिजिड सोसाइटी में, जहां आपकी जाति और आपका रोल जन्म से तय होता था, ये आर्ट फॉर्म लोगों को कुछ देर के लिए कोई और बनने का मौका देता था। अच्छा। एक आम किसान एक दिन के लिए राजा का किरदार निभा सकता था, या एक एरोगेंट जमींदार का मजाक उड़ा सकता था। It was a form of social release, a way to experience lives they could never live. वाह, मतलब एंटरटेनमेंट के पर्दे के पीछे एक गहरा सोशल कमेंट्री भी छिपा होता था। बिल्कुल। अब कर्नाटक की तरफ चलते हैं, जहां बैलाटा की परंपरा है। ये एक ओपन एयर थिएटर है जो किसी स्थानीय देवता की पूजा के दौरान होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आर्ट, रिलीजन और कम्युनिटी लाइफ सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यही तो लोक परंपराओं का सार है। ये टिकट खरीद कर देखने वाली चीज नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। गांव के चौक पर या मंदिर के सामने होता है, सब लोग मिलके देखते हैं। जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके हिसाब से इसके 5 प्रकार हैं: दशहरप्ता, सन्नता, दोड्डता, पारिजात और यक्षगान। और कहानियां ज्यादातर राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित हैं। इसमें नरेशन का स्टाइल भी अलग अलग है। जैसे पारिजात और यक्षगान में एक ही सूत्रधार होता है।
हाँ, जो पूरी कहानी को एक धागे में पिरोता है। जबकि बाकी 3 में 3-4 लोगों का कोरस होता है और उनकी मदद एक विदूषक करता है। और यहाँ विदूषक का रोल समझना जरूरी है। वो सिर्फ एक साइड किक या कॉमेडियन नहीं है जैसा आजकल के फिल्मों में होता है। अच्छा, विदूषक बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है। वो हंसी मजाक की आड़ में समाज पर, पावर स्ट्रक्चर्स पर, यहाँ तक कि राजा पर भी तीखा व्यंग्य कर सकता है। वो एक तरह से आम आदमी की आवाज है जो गंभीर कहानी के बीच में आकर कुछ हल्की फुल्की लेकिन बहुत गहरी बात कह जाता है। ही इज द इंटेलेक्चुअल कोर डिस्गाइज्ड एज अ फूल। अच्छा, एक और फॉर्म है जो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लेकिन फैसिनेटिंग लग रहा है, ताल मद्दले। हाँ, ताल मद्दले। इसे यक्षगान का प्रेडिसेसर मानते हैं, लेकिन इसे बैठकर परफॉर्म किया जाता है बिना किसी कॉस्ट्यूम, डांस या एक्टिंग के। तो फिर ये थिएटर कैसे हुआ? ये तो मेरे थिएटर के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर रहा है। और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमारी थिएटर की परिभाषा को चैलेंज करता है। ये पूरी तरह से सुनने के अनुभव एंड ऑडिटरी एक्सपीरियंस पर टिका है। ऑडिटरी एक्सपीरियंस? हाँ, ताल एक तरह की झांझ है और मद्दले एक ढोल। परफॉर्मेंस की असली ताकत भागवत के नरेशन और अर्थधारियों के इम्प्रोवाइज डायलॉग्स में है। अच्छा, वो कैसे? होता ये है कि भागवत जो मुख्य गायक है कहानी का एक हिस्सा गा के सुनाता है, फिर अर्थधारी जो उस विषय के विद्वान होते हैं उसी हिस्से पर बैठकर संवाद करते हैं, बहस करते हैं, उसके फिलोसॉफिकल मीनिंग पर चर्चा करते हैं। अरे वाह! तो मतलब सारा एक्शन, सारा ड्रामा ऑडियंस के दिमाग में क्रिएट हो रहा है। स्टेज पे कोई विजुअल नहीं है, सब कुछ ऑडिटरी और इंटेलेक्चुअल है। एग्जैक्टली। आप इसे पुराने जमाने का एक लाइव ड्रामेटिक पॉडकास्ट समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जहां सारा ड्रामा सुनने वाले की इमेजिनेशन में बनता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि थिएटर के लिए बड़े बड़े सेट या कॉस्ट्यूम्स की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छी कहानी और उसे सुनाने की कला चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि उस समय की ऑडियंस कितनी सोफिस्टिकेटेड रही होगी, जिनका एंटरटेनमेंट ये इंटेलेक्चुअल डिबेट सुनना था। सही बात है, ये इमेजिनेशन की मसल को एक्सरसाइज करवाता था। अब केरल चलते हैं, थेयम की दुनिया में। थेयम ये भी एक खुला थिएटर है जो मंदिरों के सामने होता है। इसका मकसद पूर्वजों की आत्मा और देवताओं को सम्मान देना है। इसके विजुअल्स तो जबरदस्त होते होंगे, खासकर वो बड़े बड़े हेडगियर और चमकीले कॉस्ट्यूम्स। बहुत ज्यादा। लेकिन ये परफॉर्मेंस से ज्यादा एक रिचुअल नहीं लगता। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस और रिचुअल का संगम है और ये कर्नाटक के भूतकोला से काफी मिलता जुलता है। मान्यता ये है कि प्रदर्शन के दौरान कलाकार सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा होता, तो वो सच में उस देवता या आत्मा का माध्यम बन जाता है। द आर्टिस्ट बिकम्स अ वेसल फॉर द डिवाइन। लोग उससे आशीर्वाद लेने आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। एक मिनट, अगर कलाकार सच में देवता का माध्यम बन जाता है तो क्या इसे अभिनय या थिएटर कहना सही है, या ये पूरी तरह से एक धार्मिक अनुष्ठान है? दैट इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, और यही इसकी सबसे यूनिक बात है। ये आर्ट और फेथ के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। कलाकार और वहां मौजूद भक्तों के लिए ये एक्टिंग नहीं है, ये एक डिवाइन इवेंट है। लेकिन हमारे लिए एज ऑब्जर्वर्स ऑफ आर्ट ये एक परफॉर्मेंस है जिसमें इनक्रेडिबल ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं, टेंशन है, इमोशन है। तो ये दोनों हैं? हाँ, इट एग्जिस्ट्स इन दैट ब्यूटिफुल एम्बिग्युअस स्पेस बिटवीन थिएटर एंड रिचुअल। और इसमें वैष्णव, शाक्त और शैव तीनों धर्मों की थीम्स मिलती हैं। अच्छा। केरल में ही एक और परंपरा है कृष्ण अट्टम। ये तो किसी महा उत्सव जैसा लगता है, 8 दिनों तक चलने वाला कार्निवल। हाँ, ये 1-2 घंटे की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि 8 रातों का पूरा इवेंट। अरे वाह, बिल्कुल। इसकी शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी और ये कृष्ण गीति नाम के एक ग्रंथ पर आधारित है। इसका फॉर्मेट फिक्स्ड है, लगातार 8 रातें, हर रात श्री कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा दिखाया जाता है, जन्म से लेकर उनके जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक। ये एक पूरी बायोग्राफी है जिसे एक रंगीन डांस ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यह तो किसी मॉडर्न वेब सीरीज जैसा है। हर रात एक नया एपिसोड आता है और आपको अगले दिन का इंतजार रहता है कि आगे क्या होगा। सही पकड़ा। इससे एक जबरदस्त कम्युनिटी व्यूइंग का एक्सपीरियंस बनता होगा। बिल्कुल। आज जैसे हम लोग मनी हाइस्ट या मिर्जापुर का नया सीजन आने पर दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, ये वैसा ही एक शेयर्ड कल्चरल एक्सपीरियंस था, बस लाइव। हर साल लोग उसी समय का इंतजार करते हैं। ये उनके एनुअल कल्चरल कैलेंडर का एक फिक्स्ड इवेंट है। और आखिर में तमिलनाडु से कुरुवंजी,
इसका मतलब है भविष्यवक्ता या फॉर्चून टेलर। जी। और इसकी थीम भी बहुत रिलेटेबल है, एक प्यार में डूबी नायिका। ये तो एक यूनिवर्सल थीम है। हाँ, और ये शास्त्रीय तमिल कविता, संगीत और नृत्य का एक खूबसूरत संगम है। कहानी का सेंट्रल प्लॉट डिवाइस एक भविष्यवक्ता है जो हीरोइन के भाग्य की भविष्यवाणी करती है। अच्छा। और इसे एक डांस बैलेट के रूप में परफॉर्म किया जाता है जिसमें भरतनाट्यम मुख्य नृत्य शैली है। ये जहां आकर वो बात एकदम साफ हो जाती है जो हमने शुरू में कही थी, दक्षिण में डांस का महत्व। हाँ, यहाँ भरतनाट्यम जैसा सोफिस्टिकेटेड क्लासिकल डांस एक लोक कथा का हिस्सा बन रहा है। इट्स ए ब्यूटिफुल फ्यूजन। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे क्लासिकल आर्ट और फोक ट्रेडिशंस एक दूसरे से अलग थलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से सीखकर कुछ नया बना रही थीं। और कहा जाता है कि पहला कुरवंजी थिरुकुटराजप्पा कवियार ने लिखा था। इससे ये भी पता चलता है कि इन परंपराओं के पीछे जाने माने रचनाकार भी थे। ये सिर्फ स्पॉन्टेनियसली पैदा हुई कला नहीं थी, इसके पीछे गहरा थॉट और लिटरेरी बेस भी था। दक्षिण की इन प्रदर्शन कलाओं की दुनिया में क्या शानदार सफर रहा। यक्षगान के रॉयल ग्रैंडर से लेकर ताल मद्दले के ब्रेनी पॉडकास्ट तक, और थयम के डिवाइन रिचुअल से लेकर कृष्णाट्टम की 8 एपिसोड की सीरीज तक। हाँ, हर रूप अपने आप में कितना अनूठा है। ये दिखाता है कि थिएटर की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। ये एक भव्य तमाशा भी हो सकता है, बैठकर सुनाई जाने वाली एक बौद्धिक बहस भी, एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी और एक काव्यात्मक बैले भी। दक्षिण भारत की इन परंपराओं ने कहानी कहने की कला को सेलिब्रेट किया है और हर एक रूप अपने समाज और संस्कृति का एक अनमोल आईना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वील डिस्कस मॉडर्न इंडियन थिएटर। चलिए। तो आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय थिएटर के बारे में। ये वो दौर है जब भारत में थिएटर का रूप पूरी तरह से बदल रहा था। बिल्कुल। कॉलोनियल एरा, यानी हाँ। जब अंग्रेज यहाँ थे, उस समय से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, और ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। ऐसा नहीं था कि बस अंग्रेजों ने अपना स्टाइल हम पर थोप दिया। अच्छा। हुआ ये कि हमारे पुराने संस्कृत नाटक और हाँ। शेक्सपियर जैसे वेस्टर्न क्लासिक्स, हाँ। दोनों के ट्रांसलेशंस उपलब्ध होने लगे। वाह। मतलब एक तरफ कालिदास और हाँ। दूसरी तरफ शेक्सपियर। सोचिए, दोनों का संगम हो रहा था। ये तो एक क्रिएटिव एक्सप्लोजन जैसा हुआ होगा। हाँ, और इसी दौर में कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहर भी बन रहे थे। सही बात है। और वहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट के नए तरीके चाहिए थे। और यहीं से वेस्टर्न प्रोसीनियम स्टाइल थिएटर का जन्म हुआ। हाँ, 18वीं और 19वीं सदी में प्रोसीनियम थिएटर मतलब वो वाला स्टेज जिसमें एक फ्रेम होता है और दर्शक सामने बैठते हैं, जैसा हम आज भी देखते हैं। बिल्कुल। कलकत्ता में तो जैसे थिएटर की बाढ़ आ गई थी। बेलगछिया नाट्यशाला, शोभा बाजार नाट्यशाला, कितने सारे खुल गए। तो ये जो नया थिएटर था, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल की नकल था? नहीं नहीं, यही तो मजा है। भारतीयों ने अपनी खुद की थिएट्रिकल स्टाइल डेवलप की। मतलब एक फ्यूजन जैसा। एग्जैक्टली। एक तरह का फ्यूजन था ये, जिसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों के फीचर्स मिलाए गए थे। और एक बहुत बड़ा बदलाव आया, थिएटर कमर्शियलाइज्ड हो गया। मतलब अब शो देखने के लिए पैसे लगने लगे, टिकट खरीदने पड़ते थे। ये पुराने जमाने से तो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग, जहां नाटक वगैरह ज्यादातर सबके लिए ओपन होते थे। हाँ, और देखिए जब पैसा बीच में आता है तो कंटेंट भी बदलता है ना? जाहिर है। अब नाटककार उन विषयों पर लिखने लगे जो आम लोगों से जुड़े थे। सोशल इविल्स जैसे दहेज, जाति प्रथा, धर्म के नाम पर पाखंड। अच्छा, मतलब समाज का आईना बन रहा था थिएटर। बिल्कुल। और यहाँ तक कि पॉलिटिकल अफेयर्स पर भी नाटक होने लगे। तो फिर अंग्रेज सरकार को ये पसंद नहीं आया होगा। कैसे आता? अपने खिलाफ बातें कौन सुनना चाहता है? सही बात है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए 1876 में उन्होंने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लगा दिया। मतलब सीधे सीधे थिएटर की आवाज को दबाने की कोशिश। हाँ, ये सीधे सीधे थिएटर के जरिए बढ़ती पॉलिटिकल अवेयरनेस को रोकने की कोशिश थी। इससे पता चलता है कि थिएटर कितना पावरफुल मीडियम बन चुका था। अब जरा वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पारसी थिएटर बहुत फेमस थे, ना? अरे बहुत। 1850 से लेकर 1920 तक तो समझिए इनका ही जलवा था। और इनके नाटक गुजराती और मराठी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे। हाँ, और इनका स्टाइल बहुत ही फ्लैम्बॉयंट था। फ्लैम्बॉयंट मतलब रंग बिरंगे बैकड्रॉप्स, खूब सारा म्यूजिक और थीम्स में रोमांस, ह्यूमर और फुल ऑन मेलोड्रामा। सोचिए आज की मसाला बॉलीवुड फिल्म की तरह। एग्जैक्टली। पूरा मसाला। तो फिर इनका दौर खत्म कैसे हुआ इतना पॉपुलर होने के बाद? तो वजह थी सिनेमा। अच्छा, बोलती फिल्में। हाँ,
1930 के दशक में जब बोलती फिल्में आईं तो लोगों का ध्यान उधर चला गया। और शायद कई पारसी प्रोड्यूसर खुद भी फिल्म मेकिंग में चले गए होंगे। बिल्कुल, एक युग का अंत हो गया और दूसरे की शुरुआत। पारसी थिएटर के अलावा बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में भी थिएटर बहुत मजबूत हो रहा था। हाँ बिल्कुल। और बंगाल की बात हो तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो सबसे पहले आता है। बिना शक के टैगोर एक जबरदस्त नाटककार थे। उन्होंने अपना पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा सिर्फ 20 साल की उम्र में लिखा था। सिर्फ 20 साल की उम्र में, कमाल है। और उनके दूसरे फेमस वर्क्स जैसे रक्तकरबी, रेड ओलियंडर्स, हाँ, और चित्रांगदा, पोस्ट ऑफिस, इनके थीम्स क्या होते थे? टैगोर के नाटकों में आपको सब कुछ मिलेगा। नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, उस समय की सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। बंगाल में टैगोर के अलावा और भी बड़े नाम थे, जैसे प्रसन्ना कुमार ठाकुर, गिरीश चंद्र घोष और दीनबंधु मित्र, जिनका नाटक नील दर्पण तो बहुत ही क्रांतिकारी माना जाता है। अरे नील दर्पण ने तो भूचाल ला दिया था। और फिर आते हैं पृथ्वीराज कपूर। हाँ, जिन्होंने 1942 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। और ये कोई आम थिएटर नहीं था। नहीं, ये एक मूविंग थिएटर था, एक चलता फिरता काफिला। मतलब पूरा का पूरा थिएटर एक शहर से दूसरे शहर जाता था। हाँ, आप सोचिए, 150 कलाकारों का ग्रुप था जो पूरे देश में घूम घूम कर नाटक करते थे। 150 लोग। उन्होंने 2000 से ज्यादा नाटक किए। ये थिएटर के प्रति एक जुनून था, एक दीवानगी थी। और बाद में 1978 में जाकर मुंबई में एक परमानेंट थिएटर खुला, जो आज भी है। जी बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। और इसी दौर में IPTA यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी बना। हाँ, 1943 में। ये कम्युनिस्ट पार्टी का कल्चरल विंग था। लेकिन इसका असर तो पार्टी से कहीं ज्यादा था। बिल्कुल। भले ही ये 1947 में भंग हो गया, लेकिन इसने भारतीय थिएटर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया। इन्होंने बंगाल के अकाल जैसे सामाजिक मुद्दों पर नाटक लिखे थे, है ना? हाँ, जो लोगों को अंदर तक झकझोर देते थे। और इससे जुड़े लोग भी बहुत बड़े बड़े नाम थे। बहुत बड़े। बलराज साहनी, खुद पृथ्वीराज कपूर, बिजोन भट्टाचार्य, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त। अरे वाह, ये तो सिनेमा और थिएटर के जाइंट्स हैं। बिल्कुल। और IPTA आज भी छत्तीसगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर मौजूद है। तो आजादी के बाद थिएटर को सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बने होंगे ना? हाँ, ये बहुत जरूरी था। 1952 में संगीत नाटक अकादमी बनी, जिसका काम ही परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करना था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD ने इब्राहिम अलकाजी के नेतृत्व में बेहतरीन थिएटर हस्तियों को तैयार किया। और देश के अलग अलग कोनों से भी बड़े बड़े नाम सामने आए। जरूर। मणिपुर में हेसनाम कन्हाईलाल ने पारंपरिक थिएटर को जीवित रखने के लिए 1969 में कलाक्षेत्र मणिपुर बनाया। और रतन थियाम ने 1976 में प्रसिद्ध कोरस रेपर्टरी थिएटर की स्थापना की। कर्नाटक से भी कई नाम है। समसा मतलब सामी वेंकटाद्री अय्यर, आद्य रंगाचार्य और कुवेम्पु। इसी तरह तमिलनाडु से सुब्रमण्य भारतीयर, आंध्र प्रदेश से वीरेशलिंगम पंतलू, केरल से श्रीकंदन नायर और हिंदी पट्टी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज थे। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कई राज्यों में काम किया, जैसे BV कानंद। हाँ, BV कानंद ने तो आंध्रा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश तीनों जगह के थिएटर में योगदान दिया। और KV सुब्बन्ना को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जिन्होंने प्रशंसित निनासम थिएटर ग्रुप बनाया और जिन्हें रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिला। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी। गिरीश कर्नाड, हबीब तनवीर, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, विजया मेहता, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, चंद्रशेखर कंबार, पी लंकेश। ये सब आधुनिक भारतीय थिएटर के वो स्तंभ हैं जिन्होंने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बिल्कुल। इन सब ने मिलकर भारतीय थिएटर को वो आवाज और पहचान दी जो आज भी गूंजती है। तो आज हमने देखा कि कैसे थिएटर सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक शक्तिशाली औजार भी रहा है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि आज के डिजिटल युग में जहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म वीडियो का बोलबाला है, उस लाइव कम्युनिटी बेस्ड थिएटर का भविष्य क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो एक बार फिर खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सिनेमा के आने पर किया था? Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 7, Indian Theatre of Indian Art and Culture by Nitin Singhania. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.